स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अवैस इकबाल बायो के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया था, और लास्ट टाइम हमने एक डिसऑर्डर को डिस्कस किया था जिसका नाम जो था वो ब्रोंकाइटिस था। और ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया था, उसके सिम्टम्स को पढ़ा था, टाइप्स को पढ़ा था। टाइप्स के साथ साथ हमने उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस किया, ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। आइए आज चलते हैं एक नए जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ, जिसका नाम हमारे पास एम्फीसीमा है। लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग जितनी भी हेडिंग्स हमने उसमें बनाई थी, आज उन सब हेडिंग्स को हम दोबारा से इस बीमारी में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया जाएगा, कास्टिव एजेंट को डिस्कस किया जाएगा, फिर अगर इसका कोई ड्रॉबैक है उसको देखेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे, जो अक्सर आपके सिलेबस में शामिल जो है वो नहीं किया जाता। अब मैं थोड़ा सा इन हेडिंग्स को बनाने का दोबारा से मकसद जो है वो बता देता हूं। अगर आप हेडिंग्स बना के याद करेंगे, एक तो आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी साथ अटेम्प्ट हो जाएंगे, और दूसरा पेपर चेक करने वाले पे आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा बैठेगा। आइए चलते हैं एम्फीसीमा की डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो वजाहत है, ये बीमारी होती क्या है, तो मैं आपको अगर इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन बता दूं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वुलाई। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज एल्वुलाई? वो जो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर था, वो जो हवा की थैलियां थी, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता था, जहां से गैसों का तबादला होता था, जो कि मैंने इधर जो है वो ड्रा भी की हुई है, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसका? एल्वुलाई का। अगर किसी भी वजह से इसकी जो मतलब हवा की जो थैलियां हैं उनकी दीवारें कमजोर हो जाएं, वो अंदर से बरस्ट हो जाएं, वो फट जाएं, तो नतीजतन क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। किसकी? वॉल ऑफ एल्वुलाई की। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। जब ये वाल्व अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, इनका बाहर वाला एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि एल्वुलाई की दीवारें जब अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती हैं तो देखने में उसका एरिया तो इसके सेम लगता है, लेकिन इनका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जरा हम फोकस कर लेते हैं, व्हाट इज सरफेस एरिया? ऐसा एरिया जो इन्वायरमेंट के साथ टच हो रहा हो, ऐसा एरिया जो इन्वायरमेंट के साथ टच हो रहा हो, उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? सरफेस एरिया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर सरफेस एरिया समझाना चाहूं, मैं आपको कहूं कि हमारे पास ये वाला जो है वो वुडन, आप कह लें कि एक पीस है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। अगर हम इसका सरफेस एरिया जो है वो देखना चाहते हैं, आप इसको पेंट करना शुरू कर दें, मतलब आप जो है वो कोई भी ब्रश लें, इसको जो है वो पेंट करना इस तरह से शुरू कर दें। जितना एरिया आप इसका पेंट कर देंगे, मतलब आप इधर से पेंट कर देंगे, यहां से, इधर से, मतलब इसकी जितनी भी साइडें हैं आप सबको क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। जिस हिस्से के ऊपर पेंट मौजूद होगा वो इसका सरफेस एरिया है। ये इधर से भी एनवायरनमेंट के साथ टच हो रहा है, इधर से भी, हर साइड से हो रहा है। जिस साइड से ये एनवायरनमेंट के साथ टच हो रहा है वो सारा इसका क्या है? सरफेस एरिया। अब जरा आप एल्वुलाई जो है जिसमें डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, आप उसकी डायग्राम को देखें तो इसका सरफेस एरिया तो बेटा ये शुरू हो रहा है और ये एनवायरनमेंट के साथ टच कर रहा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया यहां से यहां तक भी एनवायरनमेंट के साथ टच कर रहा है, यहां से यहां तक भी। ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये सारे जो पाउचेस हैं, ये हवा की जो थैलियां हैं, इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी, एल्वुलाई का सरफेस एरिया उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मैं मिसाल देके समझाता हूं, अगर हम इस वुडन पीस को मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें, इसके स्लाइसेस बना लें, इसका सरफेस एरिया पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा टच होंगे, इसकी ज्यादा साइडें बन जाएंगी जिनके ऊपर हमें पेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर एक पाउच जो है वो बड़े साइज का है और उतने साइज में अगर ज्यादा छोटे पाउच फिट कर दिए जाएं
तो अगर उतने ही एरिया में ज्यादा पाउच फिट कर दिए जाएं तो उनका सरफेस एरिया पहले की निस्बत क्या हो जाता है, ज्यादा। तादाद को बढ़ाने से सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो अब देखें दोनों का साइज जो है वो देखने में सेम लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसमें पाउचेस की तादाद जो है वो क्या है, ज्यादा। इसका सरफेस एरिया कम है क्योंकि इनमें पाउचेस जो है वो क्या हो गए, कम हो गए। पाउच का साइज चाहे बड़ा हो लेकिन तादाद कम हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। अब जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जब तोड़फोड़ हो जाती है एल्वुलाई की दीवारों में, तो सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरफेस एरिया के कम होने से नुकसान क्या होता है। असल में हमने पढ़ा था कि इन एल्वुलाई के ऊपर यहां पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। और हमने ये पढ़ा था कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के एल्वुलाई में जाती है और एल्वुलाई से ऑक्सीजन निकल के ब्लड कैपिलरीज के अंदर शामिल होती है। यहां से गैसेस का तबादला होना है। जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एल्वुलाई ने ऑक्सीजन ब्लड को प्रोवाइड करनी है और जिस्म में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैपिलरीज ने एल्वुलाई को देनी है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो सके। अब आप खुद जरा सोचिएगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा गैसेस का तबादला उतना ही ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा गैसेस का तबादला जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आज हमने पढ़ना शुरू किया एम्फीसीमा, इसमें जो एल्वुलाई की दीवारें हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से एल्वुलाई के सैक की तादाद कम हो जाती है। उस सैक का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। साइज चाहे बड़ा हो जाए लेकिन तादाद कम होने से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसमें डिफिकल्टी जो है वो अकर होती है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एम्फीसीमा। ये थी इसकी बड़ा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम इस बीमारी के कास्टिव एजेंट पढ़ते हैं कि ये बीमारी होती किसकी वजह से। सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या मुराद है, हम चाहे सिगरेट खुद पी रहे हो, जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था, फिल्टर एंड से सिगरेट पीना, इसको एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं, या सिगरेट पीने वाले के पास बैठे हो जिसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। दोनों सूरतों में धुआं हमारे जिस्म में जाता है, और अगर दोनों सूरतों में धुआं जो है वो हमारे जिस्म में जाता है, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग का, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। ये काजिटिव एजेंट है किसका, एम्फीसीमा का। फिर हमारे पास पोल्यूटेंट, जो एयर पोल्यूटेंट है, हवा के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं, वो भी एम्फीसीमा का जो है वो बायस बनते हैं। फिर हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी जो है वो एम्फीसीमा का क्या बनते हैं, बायस बनते हैं। और इसके अलावा जो फ्यूम्स वगैरह होते हैं, जो स्मेल वगैरह जो है वो इरिटेंट पैदा करते हैं, वो भी एम्फीसीमा का जो है वो बायस है। और सबसे बढ़ के अगर मैं आपको थोड़ा सा बुक से हट के ऐड कर दूं तो कुछ हद तक एम्फीसीमा जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में भी जाती है, लेकिन फॉर सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। तो आप इनको इनलिस्ट कर सकते हैं अपने पेपर में, जो है वो लिख सकते हैं काजिटिव एजेंट ऑफ एम्फीसीमा के नाम से। फिर इसके बाद हमारे पास मैंने यहां पे एक ड्रॉबैक लिखा है, इस बीमारी का एक नुकसान है। अब एक बीमारी इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है, और एक बीमारी जब एंड स्टेज पे जाके उसके सिम्टम्स शो हो हमें तब पता चले, उसका इलाज जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे इस बीमारी का एक नुकसान ये भी है, इस बीमारी का हमें पता ही तब चलता है जब 50 से लेकर 70% तक लंग्स के टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं। और अगर 50 से लेकर 70% तक लंग्स डैमेज हो चुका है, उसके बाद जाके इस बीमारी का पता चलेगा, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल तकरीबन हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को भी डिस्कस किया, काजिटिव एजेंट भी लिए। अब हम इस बीमारी के सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स को उर्दू में अलामात कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो बीमारी कौन सी हो चुकी है एम्फीसीमा की। तो सबसे पहले एक तो वो कफिंग, खांसी थोड़ी बहुत हो सकती है। फटीग, जिस्म जो है वो थका हुआ रहेगा,
थकावट महसूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेट लॉस, हमारा जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कल भी पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस का सिम्टम भी है कि हमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। और चेस्ट इन्फेक्शन, हमारा जो चेस्ट है, सीना है, उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगी। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं? एम्फीसीमा के। आपको पता है कि सिम्टम्स के बाद अगली हेडिंग कौन सी है? ट्रीटमेंट है। मैंने आपको बताया था इस बीमारी का पता ही तब चलता है जब 50 से 70% तक हमारे जो है वो लंग्स डैमेज हो चुके हैं। अगर उसके बाद भी हमने केयर नहीं की, चाहे ये सारे सिम्टम्स शो हो रहे थे, तो एंड स्टेज ये भी हो सकती है कि हमें फिर लंग ही ट्रांसप्लांट करवाने पड़े। लंग्स ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है कि एक बंदा जिसके लंग्स खत्म हो चुके हैं, अगर वो किसी दूसरे बंदे से लंग लेकर जो है वो ट्रांसप्लांट करवा ले, एक्सचेंज करवा ले, अपने अंदर हेल्दी बंदे के लंग्स जो लगवा ले, तो इस तरह जो है वो उसका जिंदा रहना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये बड़ा एक महंगा और डिफिकल्ट जो है वो प्रोसेस है। और उसके अलावा हमारे पास वैक्सीन्स हैं, ठीक है, इनको भी फ्लू वाली जो वैक्सीन्स हैं इनको भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे ब्रोंकाई डायलेटर का मतलब होता है खोलना, तो इस तरह इस नाम से मेडिकेशन जो है मौजूद है। इन मेडिकेशंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मसला ये है कि कल भी एक बात हुई थी कि जो हमारे पास जो परहेज होता है वो 100% ये बात ठीक है कि वो इलाज से क्या होता है जी? बेहतर होता है। अगर हम इस बीमारी के प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही अडॉप्ट कर लें तो ये बीमारी हमें कभी भी नहीं होगी। जैसे मैं आपको कहूं अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, कि स्मोकिंग से अवॉइड करना है, ना तो सिगरेट खुद पीनी है और ना सिगरेट पीने वाले के पास बैठना है। और डस्ट से बच जाए। डस्ट से मुराद क्या है? ये हवा के अंदर बहुत सी जो डस्ट है, फ्यूम्स हैं, आप इससे अवॉइड करें। इनसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है? आप जो है वो रेगुलरली मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें। तो ये सारे के सारे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंशंस हैं। अब आपको पता है कि जब ये बीमारी हो जाती है, जब एल्वुलाई की दीवारें जो है वो टूट जाती हैं, जब एल्वुलाई की तादाद कम हो जाती है, चाहे इसका साइज बड़ा हो जाए, सैक का साइज बड़ा हो जाए, तादाद कम हो जाए, उसके बावजूद भी उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम। सरफेस एरिया के कम होने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो क्या हो जाता है? कम। और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो गया तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हमने जो है वो डिस्कस किया किसको? एम्फीसीमा को। उम्मीद है बेटा कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी जो है वो फील हुई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जो है मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।